I was labeled a feminist before I even knew what the term actually means. आपकी स्टोरी क्या है? आपने कहाँ से किया? आपने क्या फेस किया इस माशरे में, आज़ाद कश्मीर में स्पेसिफिकली? In times of crisis, when an identity is imposed on us, we accept it even though we don't identify as such. तो मैं वो जो विजन लेके गई थी कि लॉ स्कूल से या फिर मूवीज से और सीरीज से कि नहीं लॉ कोर्ट्स तो ऐसी होती हैं, all that was shattered. There are no washrooms for female in district courts. वुमेन एम्पावरमेंट की बात आती है तो आम तासर अब ये दिया जाता है कि औरत को मर्द के खिलाफ खड़ा कर दिया जाता है। जब हम ऐसे सिस्टम की बात करें कि जहाँ पे कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज़ सो प्रिवेलेंट, तो वहाँ पे उनको एम्पावर करने का मतलब ये है कि उनको एजेंसी देना कि वो अपने फैसले खुद कर सकें। अच्छा, आपको लगता है कि औरत मर्द के बराबर हो सकती है या उससे बेहतर हो सकती है? कोर्ट्स के प्रेमिसेस में फीमेल लॉयर्स असॉल्ट हो चुकी हैं। उनको ये है जी कि मेल लॉयर्स ने उनको फिजिकली असॉल्ट किया है कि किसी को थप्पड़ मार दिए, और इट्स वेरी कॉमन, इट हैपेंस एंड नोबडी ब्लिंक्स एन आई। अच्छा, मैं ये सोच रहा हूँ कि मतलब आज़ाद कश्मीर में वकीलों के साथ ये हो रहा है, वुमेन लॉयर्स के साथ ये हो रहा है, तो आम औरत जो है उसके साथ क्या हो रहा होगा? हमारे पास आज भी 2024 में वुड यू बिलीव कि हमारे पास एक विपिंग एक्ट मौजूद है? फेमिनिज्म इज नॉट एंटी मैन, इट्स जस्ट एंटी पेट्रियार्की। राइट टू गेट एन एजुकेशन तो सबके लिए है ना, लेकिन हम अपनी बच्ची को क्यों कहते हैं कि मास्टर्स करना है तो शादी करो या बाहर जाके मास्टर्स करना? अच्छा, तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि मतलब आपकी स्टोरी क्या है? आपने कहाँ से किया? आपने क्या फेस किया इस माशरे में, आज़ाद कश्मीर में स्पेसिफिकली? Well, my story starts off from a very young age. हम तो मतलब सोसाइटी के उस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं कि जहाँ पे it's a like middle class family. तो from a very young age, I had this very strong sense of what should be done and what shouldn't be done. So I remember very well, I used to get into arguments with my brothers all the time, and I was labeled a feminist before I even knew what the term actually means. तो ये एक कोट है कि in times of crisis, when an identity is imposed on us, we accept it even though we don't identify as such. कि आप पे ऐसे माहौल में जब कोई एक आइडेंटिटी मुसल्लत कर ली जाती है, आप बेशक उससे रिलेट ना करो, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो। आई एक्सेप्टेड इट फॉर द टाइम बीइंग। आई स्टार्टेड कॉलिंग माई सेल्फ अ फेमिनिस्ट, बट देन लेटर वो डिवेलप कैसे हुआ कि मैं यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन लेने लगी, मैंने अपने प्री इंजीनियरिंग में क्लियर किया, तो मुझे तो शुरू से यही था, एवरीवन वुड आस्क मी तुमने क्या करना है, मैंने कहना मैंने लॉयर बनना है। फ्रॉम अ 7 years एज आई न्यू दैट आई वांटेड टू बी अ लॉयर बिकॉज माय फादर ही enrolled in law school, he never completed his degree, but I had this vision कि I have to complete what he stopped in the middle, what he discontinued. तो उस विजन के साथ हम लोग मेरी एक कॉलेज स्कूल फ्रेंड होती थी, तो उसके फादर भी टीचर थे, मेरे वालिद भी प्रोफेशन से टीचर थे, तो हम लोग अच्छी दोस्ती थी, घर के सामने घर था। तो जब वो पूछती मुझसे कि आपने क्या करना है, तो मैं कहती थी मैंने वकील बनना है। वो पूछती थी आपने क्या करना है, वो भी कहती थी कि मैंने वकील बनना है। इवेंचुअली शी गॉट एमफिल इन मैथमेटिक्स एंड आई गॉट इनटू लॉ स्कूल। तो उस पॉइंट पे जब मैंने डिग्री अपनी मतलब इंटरमीडिएट कर लिया, तो माय फादर आस्क्ड मी कि क्या करना है ज़िंदगी के साथ, क्या सोचा है आगे, क्या डिग्री लेनी है। मेरा थोड़ा सा स्कोप था, मैंने कहा माइंड था थोड़ा सा कि मुजफ्फराबाद से बाहर चीज़ें एक्सप्लोर की जाएं। आई वांटेड टू स्टडी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे मुजफ्फराबाद में कोई ऐसे स्कूल्स नहीं थे जो ये डिग्रीज ऑफर कर रहे होते हैं। एंड माई फादर वॉज वेरी एक्सप्लिसिट अबाउट इट कि कोहाली से पीछे पीछे ही रहना है, जो करना है AJK यूनिवर्सिटी से करना है। फिर आई मेड अप माई माइंड, मैंने लॉ करना है। तो फर्स्ट फेलियर ऑफ माई लाइफ, जब मैंने इंटरमीडिएट में आई गॉट मुझे मेरी सप्ली लगी केमिस्ट्री की, तो मैं बड़ी परेशान हुई। एंड माई फादर यूज्ड टू बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट थिंग, ही वाज स्टोइक कि ही वुड से तो क्या हुआ अगर सप्ली लग गई, कुछ नहीं, डू इट, ट्राई नेक्स्ट टाइम, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी फेलोज़ जो मेरे साथ थी, उन्होंने मुझसे पहले वो इनरोल हो गई यूनिवर्सिटी में। वो 1 साल भी मैंने वेस्ट नहीं किया। मैंने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से बैचलर्स किया मैस कम्युनिकेशन में। और क्योंकि हाउस होल्ड ऐसा था कि मीडिया और एजुकेशन के इन्फ्लुएंस में थे, माई फादर वॉज अ लिटरेरी पर्सन, तो वो ऐसे ही इंटरेस्ट डेवलप हुए। खैर जब लॉ की बात आई, मैंने कहा चलें UAJK से ही पढ़ना है तो मैंने लॉ करना है। माई फादर सेड नो, यू विल नॉट डू लॉ। And I remember it very clearly. My brothers came to me, and my family, my siblings are MPhil scholars, so they are very educated people. तो उस पॉइंट पे वो मुझे कहते हैं कि नहीं तुम लॉ ना करो, मैंने सुना है कि इट्स नॉट अ गुड फील्ड फॉर वुमेन।
तो मैंने उनको कहा कि नहीं, मैंने तो फिर लॉ ही करना है। हालांकि मेरी इंग्लिश अच्छी थी, कह रहे थे BS इंग्लिश कर लो, आगे अच्छा कहीं अच्छी प्लेसमेंट हो जाएगी, गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, और क्योंकि फैमिली भी एजुकेशन में थी तो एक और टीचर हो जाता। लेकिन मुझे वो A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल इंटरेस्ट नहीं करता था। तो फिर ये हुआ कि माई ब्रदर ही सैट विद सम ऑफ हिज फ्रेंड्स जो कि लॉयर्स थे, और उन्होंने उनको कन्विंस किया कि नहीं, ज़रूरत है, यहाँ पे ख़वातीन नहीं आती, इसीलिए ख़वातीन की ज़रूरत है कि यहाँ पे ख़वातीन आनी चाहिए। तो फिर ये पहला केस था जो मैंने इवन विन किया कि मैंने लॉ स्कूल में एडमिशन लिया। फिर लॉ स्कूल के दौरान वॉलंटियर करना डिफरेंट सोसाइटीज़ में, बिकॉज आई ऑलवेज हैड दिस स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सोशल जस्टिस कि माशरती बुराइयाँ बहुत हैं, उन सबको काउंटर किए जाने की ज़रूरत है। काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस में वॉलंटियर किया, जिनमें गार्डियन UAJK उसकी जनरल सेक्रेटरी रही, फाइनेंशियल एड सोसाइटी है जो कि UAJK के स्टूडेंट्स के लिए, तो उसमें भी काम किया। उसके अलावा अपने कुछ इनिशिएटिव्स थे, लॉ स्टूडेंट्स के लिए मोटिंग सोसाइटी कायम की, और मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन्स में पार्ट भी लिया और लोगों को एजुकेट भी किया कि क्यों ज़रूरी है। फिर जब 8th सेमेस्टर आया, जब प्रोफेशनल पॉइंट वो आता है कि आपको एक इंटर्नशिप करनी होती है, तो उस इंटर्नशिप के पॉइंट पे आई वाज अ बिट लॉस्ट कि यहाँ पे क्या किया जाए। खैर, मेरे कुछ कोलीग्स थे, हम जो कोर्स जाते थे क्लासमेट्स, तो जब बैठते थे तो डिस्कस होते थे कि जी एक ही इज़ नाउ अ जज, बट एट दैट पॉइंट ही वाज एन एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कि ही इज़ सच अ गुड लॉयर, यू शुड गो एंड यू शुड वर्क विद हिम। तो मैं उस टाइम उनके पास गई और उन्होंने मुझे लाइक ही सैट मी डाउन एंड एक्सप्लेन्ड थिंग्स टू मी इन ग्रेट डिटेल, जैसे आप किसी छोटे बच्चे को नहीं समझाते। ही सेड कि अभी तो मैं तो सुप्रीम कोर्ट अटॉर्नी हूँ, यू नीड टू लर्न अबाउट ट्रायल प्रैक्टिस फर्स्ट, गो टू द लोअर कोर्स, गो टू द ट्रायल कोर्ट्स, वहाँ से सीखो, फिर आगे आओ, फिर यू विल। तो वो इंटर्नशिप का पॉइंट था। उन्होंने मुझे रिकमेंडेशन दिया एक बहुत ही अच्छे क्रिमिनल लॉयर का, तो मैं उनका ऑफिस ज्वाइन किया। तो जब आई स्टेप्ड इनटू द फील्ड प्रैक्टिकली, कि मतलब वो एक तरह का आपकी एक विंडो खुल जाती है ना ड्यूरिंग इंटर्नशिप, यू सी व्हाट्स हैपनिंग अराउंड यू, व्हाट्स हैपनिंग इन द फील्ड। तो मैं वो जो विजन लेके गई थी कि लॉ स्कूल से या फिर मूवीज से और सीरीज से कि नहीं, लॉ कोर्ट्स तो ऐसी होती हैं, ऑल दैट वाज शैटर्ड। कि एक तो सैनिटरी हाइजीन कंडीशंस बहुत गंदी थी, दूसरा बहुत शॉक्स आपको मिलते हैं कि हमारे कितनी मतलब इंक्लूसिविटी कितनी एब्सेंट है। इस चीज़ का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि देयर आर नो वॉशरूम्स फॉर फीमेल इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स टिल डेट, अभी तक, कि ख़वातीन के लिए वहाँ पे बैतुल ख़ला की सहूलत मौजूद नहीं है। एंड वेन एवर वी हैव टू यूज़, हम बाहर रेस्ट रूम्स तक जाते हैं। तो उस पॉइंट पे थोड़ा सा विंडो खुली और चीज़ों को रियलाइज़ किया कि यहाँ पे तो मुश्किल है गुजारा। फिर लेटर व्हेन आई स्टेप्ड इनटू द प्रैक्टिस, तो और चीज़ों को रियलाइज़ किया कि यहाँ पे जब आप जाते हो कोर्ट में, आप काम कर रहे हो, आप कोई बेल पिटिशन ड्राफ्ट कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, तो आप क्लाइंट आता है आपके पास, आप पूछते जी मैडम व्हाट वुड बी द फ़ी, एंड यू से ओके आई विल चार्ज यू लेट्स से एन आर्बिट्ररी अमाउंट ऑफ 10K विच इज़ वेरी मिनिमल। तो यू वुड से ओह, आपको 10,000 देने से बेहतर नहीं है वो आपका जो मेल को लीग है वो 5,000 में कर देगा, मैं उसके पास ना चला जाऊँ। तो ऐसी सिचुएशंस पे भी आपको काउंटर करना पड़ता है। और यहाँ पे फीमेल वकला ऐसी भी बैठी हुई हैं जो लिटरली इतने पे गैप्स में मौजूद, मतलब कि वो ले रही होती हैं, मतलब बहुत कम केसेस में, कम फ़ी में जो है वो केसेस हैंडल कर रही होती हैं। एंड नॉट ओनली दैट, वो पूरी की पूरी मार्केट ख़राब कर देता है फॉर फीमेल लॉयर्स एज वेल। पहले ही काम नहीं आता और जो आता है वो ऐसे ही चला जाता है। तो इन चीज़ों में जो है, ये चीज़ें वैसी हैं कि जिनको देखा जाना चाहिए कि एक अगर मेल लॉयर है वो बहुत आराम से कह देगा कि मैं तो भाई 5 लाख 4 लाख 3 लाख या 2 लाख फ़ी हिसाब से लूँगा। लेकिन अगर एक फ़ीमेल अगर हज़ारों में भी फ़ी डिमांड करती है, बट स्टिल शी कम्स अंडर स्क्रूटनी कि नहीं दिस इज़ टू मच, बट दे ट्राई टू हैगल द प्राइसेस इवन मोर। सो दैट इज़ वेयर वी सी कि ये वेज गैप एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे। फिर उसके अलावा प्रैक्टिसेस की जब आप बात करें तो यहाँ पे फ़ीमेल लॉयर्स के लिए कोई एक बॉडी नहीं थी कि जहाँ पे फ़ीमेल लॉयर्स अपनी बात कर सकें, या एक जैसे हम कहते हैं ना स्टूडेंट यूनियन, स्टूडेंट बॉडीज़ होती हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ के हम लोग पढ़े, हमें तो उन्हीं चीज़ों की आदत थी कि भाई कोई सोसाइटी होगी जहाँ हम काम करेंगे। यहाँ पे तो वो बिल्कुल एब्सेंट था। फिर आई वर्कड विद सम सुप्रीम कोर्ट अटॉर्नीज़ एंड आई हेल्प इस्टेब्लिश वुमेन लॉयर्स फोरम, जो कि ना सिर्फ मुजफ्फराबाद का उसका एक चैप्टर है जो कि सारे मुजफ्फराबाद की लॉयर्स को यूनिफाई करता है और उनकी वॉइसेस को एम्पलीफाई करता है, बल्कि हमने एक इसका वास्टर जो वाइडर चैप्टर बनाया वो ऑल ओवर AJK वुमेन लॉयर्स को यूनिफाई करता है। और इस पॉइंट पे आने के बावजूद जब हम देखते हैं कि सिस्टमिक प्रैक्टिसेस में हमारे पास यहाँ पे फीमेल जजेस जो बैठी होती हैं उनके साथ इतना मिसकॉन्डक्ट हो जाता है, बट पीपल
देयर इट इज़ वेरी नॉर्मल फॉर देम। इतना वायलेंस यहाँ पे कोर्ट्स के मौजूद, हालांकि कोर्ट्स के प्रेमिसेस में फीमेल लॉयर्स असॉल्ट हो चुकी हैं। उनको ये है जी कि मेल लॉयर्स ने उनको फिजिकली असॉल्ट किया है, कि किसी को थप्पड़ मार दिए, और इट्स वेरी कॉमन, इट हैपेंस एंड नोबडी ब्लिंक्स एन आई। अच्छा, मैं ये सोच रहा हूँ कि मतलब आज़ाद कश्मीर में वकीलों के साथ ये हो रहा है, वुमेन लॉयर्स के साथ ये हो रहा है, तो Absolutely. आम औरत जो है उसके साथ क्या हो रहा होगा? हम वो तो ये किस कंडीशन समझते हैं ना कि एज अ लॉयर हमारी जॉब डिस्क्रिप्शन ये है कि हम दूसरों के हकूक़ के लिए बोलते हैं, लेकिन हम इस डिलेमा में फंस गए कि जहाँ पे हम अपने हकूक़ के लिए नहीं बोल सकते, हम किसी और के हकूक़ के लिए क्या बोलेंगे? हम किसी और को क्या रिलीफ देंगे व्हेन वी कांट क्लेम द सेम रिलीफ फॉर आवरसेल्व्स। तो ये एक डिलेमा एग्जिस्ट करता है। बिल्कुल आपकी सोच बिल्कुल दुरुस्त है यहाँ पे, कि फिर आप अंदाज़ा लगा लें कि बाकी ख़वातीन के क्या हालात होंगे। तो सिचुएशन ऐसे ही आती है यहाँ पे, जब चीज़ें डेवलप होनी शुरू हुई, तो क्योंकि मैं ज़्यादा काम भी किया, मैंने स्टार्ट में मैंने ज्वाइन किया वुमेन इन लॉ चैप्टर, जो कि 2018 में फॉर्म हुआ था, और इसके साथ बहुत बड़े बड़े पाकिस्तान के नाम मुंसलिक हैं, जैसे कि हमारी जो चैप्टर लीड कर रही हैं फ़िलहाल लाहौर में निदा उस्मान चौधरी हैं, और डाइवर्सिटी एक्विटी और इंक्लूजन लॉयर हैं, वो DEI लॉयर हैं हम जिसे कहते हैं, और उसके साथ फिर जस्टिस नासिरा इकबाल जैसे नाम जिसके साथ मुंसलिक हों, जिस ऑर्गेनाइजेशन, यू कैन थिंक कि कितनी बड़ी। तो उन सिटिंग्स में जब मैं बैठती थी, तो वो जब हमारी डिबेट होती थी इंक्लूजन के बारे में, कि कैसे सिस्टम, जो कि पाकिस्तान तो इज़ वे बेटर, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की हालत तो फिर भी बहुत बेहतर है, कि जैसे यहाँ पे ऐसे तो कदरों बेहतर है, लेकिन वो फिर भी कहते थे कि इससे भी बेहतर हम कैसे बनाएं। तो हम तो यहाँ पे सिचुएशन का अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि ज़ियाउल हक के लाए हुए इस्लामाइजेशन लॉज, जिसमें ज़िना एक्ट आ गया, या इन्फोर्समेंट ऑफ हदूद एक्ट आ गया, या फिर काजी कोर्ट्स, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ काजी कोर्ट्स आ गया, हमारे पास आज भी 2024 में, वुड यू बिलीव कि हमारे पास एक विपिंग एक्ट मौजूद है, कि जो लोगों को सरेआम कैसे विपिंग करनी है, उस पर हमारे पास लॉ मौजूद है इस दौर में भी। फिर जब पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, पीपल लाइक आसमा जिलानी एंड प्लेंटी मोर, तो फिर पाकिस्तान में ये लॉस तो रिपीट हो गए ओवर द कमिंग ईयर्स, लेकिन AJK में अभी भी वो प्रैक्टिसेस जारी हैं। पाकिस्तान में कहीं भी कोर्ट्स में काजीज़ नहीं बैठते, लेकिन आपके यहाँ पे काजीज़ बैठते हैं। तो ये जो है ना, एक सिस्टम विद इन अ सिस्टम क्रिएट हो गया, और ये वैक्यूम जो था, पावर वैक्यूम था या जो भी था, इसने बहुत मसाइल पेश किए उन लोगों के लिए कि जो कि कोर्ट में आते हैं इसलिए कि वो रिलीफ क्लेम करें। फिर जहाँ पे हम इनकी ज़िना एक्ट की बात करते हैं या हदूद एक्ट की बात करते हैं, ये सारे पाकिस्तान में अभी इन्फोर्सेबल नहीं है। जो क्राइम्स ज़िना के होते हैं वो पाकिस्तान में PPC के अंदर ट्राई होते हैं, लेकिन यहाँ पे EHA और ZA के अंडर ट्राई होते हैं। और EHA और ZA की इतनी अब्यूज़ है ना यहाँ पे, कि अक्सर ऐसा होता है कि जो कंसेंशुअल कपल्स होते हैं, जो कि अपनी पसंद से शादी करते हैं, जो कि कानूनी और शरई हक है, उनके अगेंस्ट ये लॉ यूज़ होता है, उन पे फॉल्स एक्यूजेशन ऑफ ज़िना का लगा के, तो वो फैमिली वाले उनको घर ले आते हैं। तो ये सिस्टमिक जो ये पावर स्ट्रक्चर है, ये ऐसे डेवलप होता है। अच्छा, तो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात आती है, तो आम तसर अब ये दिया जाता है कि औरत को मर्द के खिलाफ खड़ा कर दिया जाता है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? अच्छा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। सबसे पहले तो इसके अपने ही इसके अंदर ही सवाल आ जाता है कि पहली बात ये आती है कि आप एम्पावरमेंट को डिफ़ाइन कैसे करते हैं। लेकिन बिफोर आई कम टू दैट, आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये जो है ना, जिसे हम कहते हैं मैन वर्सेस वुमेन, अगर आप, मुझे नहीं पता, आपने अगर वेस्टर्न मीडिया से आपका ताल्लुक़ रहा हो, तो आपने कभी अगर फ्रेंड्स देखा हो या कोई ऐसा सीज़न देखा, तो आप देखें बैटल ऑफ द सेक्सेस उस टाइम वो कर रहे थे, कि तकरीबन 90s एंड अर्ली 2000s, और हम अभी आए उस पर कि हम कहते हैं नहीं, इफ फेमिनिज्म एक्चुअली मीन्स कि औरतों को ज़्यादा हकूक़ दे दिए जाएंगे और मर्दों को नहीं मिलेंगे। और एम्पावरमेंट क्या होती है? एम्पावरमेंट इज़ एक्चुअली, इस टर्म को ब्रेक डाउन करें ना, कि पावर देनी किसी बंदे को। जब हम ऐसे सिस्टम की बात करें कि जहाँ पे कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज़ सो प्रिवेलेंट, तो वहाँ पे उनको एम्पावर करने का मतलब ये है कि उनको एजेंसी देना कि वो अपने फ़ैसले खुद कर सकें। और ये तो कानूनी और शरई हक है, इसमें तो कोई इख्तलाफ है भी नहीं, आपका भी नहीं है, मेरा भी नहीं है, और किसी रिलीजियस स्कॉलर का भी नहीं होगा। तो जब आप आगे बात करते हैं ना इसकी कि वो बैटल ऑफ द सेक्सेस हम अभी कर रहे हैं, तो एम्पावरमेंट इज़ नॉट एक्चुअली, ये मेरे लैपटॉप पे भी लिखा हुआ है कि फेमिनिज्म इज़ नॉट एंटी मैन, इट्स जस्ट एंटी पेट्रियार्की। तो वो पेट्रियार्की इज़ अ सिस्टम ऑफ बिलीफ कि जो मैन को एक हायर पेडेस्टल पे प्लेस करता है। तो फेमिनिज्म ये नहीं कहता कि औरतों को मर्दों से ऊपर, हम कहते हैं कि वो मुसावी हकूक़ दो जो आप मर्दों को भी देते हो।
राइट टू गेट एन एजुकेशन तो सबके लिए है ना, लेकिन हम अपनी बच्चियों को क्यों कहते हैं कि मास्टर्स करना है तो शादी करो या बाहर जाके मास्टर्स करना? हम क्यों कहते हैं कि अगर तुमने ट्रिप करना है कहीं तो तुम शादी की बात करना? दिस इज़ ऑल कमिंग फ्रॉम दैट ना, जब राइट टू मतलब मोबिलिटी है आपको, तो मोबिलिटी मर्द को तो कोई नहीं रोकता ना, लेकिन औरतों पे हमने तरह तरह की पाबंदियां लगाई हुई हैं। क्यों लगाई हुई हैं? अच्छा, आपको लगता है कि औरत मर्द के बराबर हो सकती है या उससे बेहतर हो सकती है? अभी आप बराबरी पे पहले बात करते हैं कि बराबरी क्या होती है। देखो, फिजियोलॉजिकली मैन एंड वुमेन आर डिज़ाइन डिफरेंट, ठीक है, और ये कुरान पाक में भी एक्सप्लिसिट है। और दूसरा, हम बायोलॉजी से तो डिफ़र कर ही नहीं सकते। ऑब्जेक्टिवली जब हम चीज़ों को देखें तो हमें पता लगेगा माई बॉडी इज़ डिज़ाइन डिफरेंट, ठीक है, योर बॉडी इज़ डिज़ाइन डिफरेंट, माई बॉडी इज़ डिज़ाइन टू गिव बर्थ, योर्स इज़ नॉट, ठीक है। वो एक जेनेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कह सकते हैं कि अल्लाह ने हम पे दी है, उससे तो कोई इख्तलाफ नहीं है। हमने अपनी पूरी लाइफ को डिज़ाइन करना होता है इस तरह के, हमने क्योंकि लाइफ प्रोड्यूस करनी है। अब आप देखें, आप एक कमरे में बैठे होंगे, ये मैंने आर्ग्यूमेंट एक फेमिनिस्ट से सुना था, इट स्टेड इन माई माइंड। ऐसा होगा कि अगर आप यहाँ बैठे हैं, मैं भी बैठी हूँ, अभी इफ़ यू सी अ क्राइंग बेबी, अगर आपको एक क्राइंग बेबी की आवाज़ आएगी तो आप रिएक्ट नहीं करेंगे, बट आई विल रिएक्ट, क्योंकि मेरी बॉडी डिज़ाइंड ऐसी है। खुदा ने ऐसे डिज़ाइन की है कि अगर एक बच्चा रो रहा है तो आई एम सपोज टू क्रेडल हिम, आई एम सपोज टू कम्फर्ट हिम, आई एम सपोज टू कॉडल हिम। तो वो बराबरी की जब हम बात करते हैं ना, तो फिजियोलॉजिकली बराबरी की हम बात नहीं कर रहे होते। अक्सर कहते हैं तो ठीक है ना, जाओ ना, जाके तोड़ो ना पहाड़, जाके करो ना मजदूरियाँ। वो हम बात कर रहे होते हैं इंटेलेक्चुअल बराबरी की, कि जब आप एक मर्द को ये नहीं कह सकते कि तुम मर्द हो, तुम बाय ढाबा नहीं लगा सकते, तो आप एक औरत को भी मत रुको। ऑन अ वेरी रिसेंट ट्रिप आई वेंट टू नेपाल, गेस अ फ्यू मंथ्स बैक। तो वहाँ पे मैंने ऑब्जर्व किया कि छोटी छोटी बच्चियाँ, टीनेज बच्चियाँ, कोई 14-15 साल की, अभी उन्होंने प्यूबर्टी हिट की होगी, जनरल स्टोर, ग्रोसरी स्टोर चला रही थी उधर। तो मुझे लगा कि पहले शुरू में कि नहीं, शायद ये तो किसी ने बिठाई होगी, किसी शॉपकीपर की बेटी होगी, बिठा के गया होगा, थोड़ी देर तक वापस आ जाएगा। लेकिन जब मैंने उससे सर्विसेज ली तो मुझे पता लगा कि नहीं, इट वॉज वेरी कॉमन फॉर वुमेन टू ऑपरेट बिजनेसेस देयर, ऐसे पब्लिक में। कोई नहीं है उसको बोलता कि भाई तुम यहाँ क्या कर रही हो, चादर करो, या दिस इज, यू आर नॉट सपोज टू डू दिस। बट वाई आर वी पुटिंग दिस एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शंस कि जो सिस्टम ने नहीं लगाई, जो दीन ने नहीं लगाई, जो कि लॉ ने नहीं लगाई, लेकिन हम औरतों पे लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? अच्छा, आज़ाद कश्मीर में अगर बात करें हम, तो आपने कभी देखा है कि मतलब किसी औरत को किसी ने रोका हो कि यार तुम ये बिज़नेस नहीं कर? मैंने बहुत सारी औरतों को देखा है जो बिज़नेस करती हैं। एब्सोल्युटली। आप इधर मदीना मार्केट चली जाएँ, आपको एक दुकान मिलेगी, यहाँ पर एक औरत जिसकी दुकान है वो काम हाँ करती है, उधर ठेला लगाया हुआ है एक औरत ने, हाँ हाँ। उधर तो किसी ने नहीं रोका। मसला क्या आता है औरत को काम करने में, क्या चीज़ें फेस करती है औरत जब वो बाजार में समझे निकलती है उस टाइम? मैं अपने पर्सनल, यहाँ पे थोड़ा सा पर्सनल हो जाते हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलती हूँ। लोग तो यही कहते हैं कि एक्सप्लिसिटली तो आपको कोई नहीं रोक रहा ना, आप जो मर्जी करो। देखें, आप और मैं एक कमरे में मौजूद हैं, अब मैं ये एक पेन है, इसको इधर मिडल में छोड़ देती हूँ, ठीक है, और आपको मैं कहती हूँ कि रिसोर्सेज तो मौजूद हैं, यूज़ तो करो ना, क्यों नहीं करी? लेकिन एक्सेस टू रिसोर्सेज की बात हो रही है ना। अब आप देखें कि यहाँ पे अगर a man starts to goes on to start a business, it's okay, but for a woman to invest in a business, when you know कि एक a woman, हम तो ये कहते हैं कि उसको काम भी नहीं करना चाहिए, उसके पास फाइनेंशियल रिस्ट्रेंट्स होते हैं, उसके पास फैमिलियल रिस्ट्रेंट्स होते हैं, उसके पास और भी बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जिसके साथ वो कंटिन्यूसली जगल कर रही होती है। और उनके साथ करते हुए जो ख़वातीन बिजनेस करती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई बिलीव कि दे डिज़र्व एप्रिसिएशन कि वो इस सिस्टम के अंदर इतना बड़ा, मैं कहती हूँ, एक किस्म का जिहाद ही कर रही हैं। लेकिन आप मसले क्या आते हैं? कल मैं एक वीडियो देख रही थी, एक खातून थी और वो एक ग्रोसरी स्टोर की सीसीटीवी की वीडियो थी कि वो वहाँ पे उसका ग्रोसरी स्टोर है और वो सामान, बंदा उसको कहता है जाओ वो फ्रिज से फलां चीज़ निकाल के लाओ, वो लेने के लिए जाती है, वो बंदा उसका फ़ोन लेके भाग जाए। ये तो बहुत कॉमन चीज़ है। आप सोचें कि अगर आपके मोहल्ले में एक खातून, लेट्स से कि मेरे जैसी 25 साल की खातून ही अगर शॉप खोल के बैठ जाए, आपको लगता है कि उस शॉप के आगे से 6-4 ओबाश लड़के भी हटेंगे? बिल्कुल भी नहीं। आप अभी जाके अपने डिग्री कॉलेजेस का मुलाहिजा कर लें, आपको बहुत हकीकतें खुल जाएंगी कि क्या क्या होता है यहाँ पे सिस्टम्स में, कि यहाँ पे एक औरत कर तो बहुत कुछ सकती है, लेकिन उसको एक्सप्लिसिटली रोक भी कोई नहीं रहा, लेकिन उसके लिए माहौल को हम बना ही नहीं रहे उस तरह का कि वो काम कर सके। ये मसला है। Harassment is so prevalent. You wouldn't believe, even I say myself कि I even appear कि मैं बहुत स्ट्रिक्ट किस्म की बंदी हूँ, लेकिन स्टिल बहुत से मकामात पे ऐसा मेरे साथ भी हो जाता है कि कोई बंदा ऐसी बात कह देता है कि मैं फिर सोचती हूँ कि इसने ये बात क्यों कही,
और यू कैन नॉट कॉल आउट बिकॉज कन्वेंशनली हमें बताया गया है कि एक औरत जो होती है वो काइंड होती है, उसने डोसाइल होना है, उसने फ्रेंडली होना है. अगर एक औरत रूड है तो वी विल ऑब्वियसली नॉट एक्सेप्ट इट एज अ सोसाइटी. औरत इज नॉट सपोज टू बी रूड. एक कॉन्स्ट्रक्ट है एक औरत का, वो उससे बाहर निकल ही नहीं सकती. शी हैज़ टू अपीयर अ सर्टन वे, शी हैज़ टू बिहेव इन अ सर्टन वे, बट वी डोंट प्लेस दैट रिस्ट्रिक्शंस ऑन मेल. अच्छा, आपको क्या लगता है कि मतलब ये, अच्छा हमने, मेरे साथ मैं जिस क्लास में था उसमें जब एफएससी में जब था तो 45 लड़कियां थी. मैं अभी एक भी नहीं देखता हूँ कि कोई मैस कम्युनिकेशन में आई हो या किसी ने कोई और फील्ड में जो गई हो या किसी बड़ी जॉब बड़ी पोजीशन पे बैठी हो. ठीक है, वो सारी जाकर स्कूल्स में क्यों लगती हैं, वो टीचर्स क्यों बन जाती हैं? मुझे इस बात की अभी तक समझ नहीं है. ओके, मैं आपको एजुकेशन सबसे बेहतर यहाँ पे मैंने बहुत लोगों को भी देखा है, पढ़े लिखे और बहुत अच्छे फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले, बहुत खुद को बहुत वो कहते हैं कि जी हम फेमिनिस्ट हैं, हम तो ख़वातीन को बहुत सपोर्ट करते हैं. बट व्हेन इट कम्स टू सिचुएशंस लाइक दिस तो वो ये कहते हैं कि औरत 9 to 5 जॉब कभी भी मत करे. वो हमेशा मर्द औरत को किस लिए लुक डाउन व्हेन अ वुमन इज़ नेवर एनकरेज्ड टू डू अ बैंक जॉब, राइट? You must have witnessed this as well. She's never encouraged to go in a profession that actually pays more. In a teaching, आप अपने टाइम जितना लाइक 8 to 2 दे रहे हो, वापस आप घर आ रहे हो, आपने घर की अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर दी. ठीक है, आपका वो जो मतलब टाइम, फैमिली टाइम भी आपने कवर कर लिया. तो आपके एट द एंड ऑफ द मंथ आपके पास एक सर्टन सैलरी आ जाती है. लेकिन आप जब ये बात करें कि बीइंग कोई बिजनेस है, कोई बिजनेस वुमन है या कोई मेरी तरह किसी प्रोफेशन में है, तो इफ़ आई गेट अ गुड केस आई अर्न मोर देन व्हाट अ एवरेज स्कूल टीचर वुड अर्न. तो यहाँ पे गुड पेइंग जॉब्स में हमेशा वुमेन को डिस्करेज किया गया है. और अगर मैं आपसे ये बात करूँ, अभी आपने बात की अपनी क्लास की, मैं अपनी क्लास की बात करती हूँ. हम तो लॉ स्कूल में, हमारी क्लास में तकरीबन 60 लोग थे. ठीक है, 2 बैचेस हमारे लॉ के चल रहे थे. एक में हमारे पूरी क्लास में 60 थे, दूसरे में भी एवरेज इतने ही लोग थे. हमारी दूसरी क्लास में सिर्फ एक खातून थी. और जो हमारी क्लास थी, जो सेक्शन ए, उसमें मेरा ख्याल है 8 या 11 ख़वातीन होंगी. उनमें से गिनी चुनी मैंने 3 इस वक्त प्रैक्टिस में देखी हैं. लेकिन क्यों है, क्यों नहीं है, मैं आपको बताती हूँ क्यों नहीं है. सबसे बेसिक चीज़ आते हैं ना कि सिस्टेमिक बैरियर्स हैं यहाँ पे. अब सिस्टेमिक बैरियर्स तो एक बहुत जेनेरिक टर्म है, मैं तो कह दूंगी कि सिस्टेमिक बैरियर्स हैं. लेकिन आपको और मुझे, मतलब जो ले पर्सन है, उनको कैसे समझाऊंगी कि सिस्टेमिक बैरियर होता क्या है. सबसे पहले ये चीज़, ये रिस्ट्रिक्शन देखें कि वॉशरूम्स तक नहीं है. अब आप इस बेसिक ह्यूमन नीड ना, इट डजंट स्टॉप. ठीक है, अब ये एक आपको बहुत माइन्यूट बात लगेगी, लेकिन आप इसको ऐसे सोचें कि जब मेरे मेल कोलीग्स बैठ के कोई केस या कोई क्लाइंट से बात कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं या कुछ पिटिशन ड्राफ्ट कर रहे हैं, आई विल बी रनिंग टू फाइंड अ वॉशरूम. मेरा टाइम लॉस हुआ, मेरा वर्क लॉस हुआ, उसकी कॉम्पनसेशन नहीं है. और क्या है, ये एक्सक्लूजनरी है. फिर जब आप इसको देखें ना कि और क्या चीज़ें हैं, आई हैव इंटरेक्टेड विद पीपल who were either first second generational lawyers, कि जिनकी फैमिलीज मतलब जनरेशन्स लॉयर्स रह चुकी हैं. उन लोगों के साथ इंटरेक्शन में बैठी तो एक बहुत ही अच्छी खातून थी, और उन्होंने एक्सप्लिसिटली मेरे मुंह पे कह दिया कि हर फादर वाज आल्सो लाइक जस्टिस. उन्होंने मेरे मुंह पे कह दिया कि माय फादर सेज कि डोंट प्रैक्टिस हियर, इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस गो टू इस्लामाबाद, मुजफ्फराबाद में प्रैक्टिस नहीं करनी. और उनको तो ये चाहिए था कि आप इतने अच्छी पोजीशन पे हैं, आप यहाँ पे माहौल ऐसा बनाएं कि देखो, यू कैन नॉट ब्लेम अ प्लांट फॉर नॉट ग्रोइंग व्हेन इट्स पुट इन अ क्लोजेट. आप माहौल दोगे तो फिर इवॉल्व होंगी ना खवातीन. आप माहौल ही नहीं दे रहे, फिर आप क्वेश्चन भी उनको कह रहे हो कि यार तुम नहीं आ रही, तुम नहीं कर रही. कैसे करे वो, कि माहौल ही नहीं है. अच्छा, तो पेट्रियार्की पे आते हैं. पेट्रियार्की को डिफाइन करें आप तो कैसे करेंगी? सो पेट्रियार्की, वेल, हम पेट्रियार्की में सबसे पहले आई वुड लाइक टू करेक्ट यू, इट्स नॉट पेट्रियार्की, इट्स पेट्रियार्कीज. देयर इज प्लूरैलिटी in patriarchy. There are multiple levels to it. There is religious patriarchies. This is inherently a system of practices कि जो कि men को एक हायर पेडेस्टल पे रखता है. अब कोई बहुत बेसिक चीज़ है, वो भी पेट्रियार्कल हो सकती है. लोगों का बिहेवियर पेट्रियार्कल हो सकता है. और हम सोचते हैं कि पेट्रियार्की तो सिर्फ मर्द ही है ना, बट ऑल्सो वुमेन, अ लॉट ऑफ वुमेन डू सपोर्ट पेट्रियार्कल सेटअप्स. और वो ऐसा होता है कि एक मर्द एक पोजिशन ऑफ पावर में है और वो डिसीजन मेकिंग कर रहा है. और बहुत सी औरतें मैंने ऑब्जर्व किया अपने घरों में कि मेरे जो वालिद साहब जब थे तो उनके बाद तो मेरी अम्मी कोई बात नहीं करती थी. अब मेरे वालिद साहब अल्लाह मगफरत करे, 2 साल हो गए उनकी वफ़ात को. तो माई ब्रदर्स मेक द डिसीजन एंड माई मदर एक्चुअली सपोर्ट्स दैट डिसीजन. सो शी, इन अ सेंस, इफ़ वी think of it as a patriarchal set, so she is also kind of supporting that system.
बट सिंस माई फैमिली इज़ वेरी नाइस आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई हियर। लेकिन मैं आपको जस्ट एग्जाम्पल देने के लिए बता रही थी कि ये ऐसे होता है कि हम अपनी ख़वातीन में भी देखते हैं कि वो एक पेट्रियार्कल सिस्टम को फॉलो किए जा रहे हैं, और ये एक चीज़ नहीं है ना, इसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे अब यहाँ पे अक्सर मिसकंसेप्शन है कि फेमिनिज्म, इट्स नॉट फेमिनिज्म, इट्स फेमिनिज्म्स, देयर इज़ प्लूरैलिटी इन फेमिनिज्म एज वेल। कि इस्लामिक फेमिनिस्ट आप सुनते हैं, रेडिकल फेमिनिस्ट आप सुनते हैं, मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट आप सुनते हैं, तो फेमिनिज्म इनहेरेंटली एक लेफ्टिस्ट मूवमेंट है, ये एक रेजिस्टेंस मूवमेंट है। तो इसको हम जब पेंट कर देते हैं ना एज समथिंग अन इस्लामिक, सो दैट इज़ वेयर वी थ्रो थिंग्स ऑफ द बस, एंड दैट इज़ वेयर वी फेल टू सी कि हाउ पेट्रियार्कल प्रैक्टिसेस आर एक्चुअली। अच्छा, आपको नहीं लगता है इसे अन इस्लामिक बनाने में भी थोड़ा सा इन्हीं लोगों का हाथ है, या जो इसको ख़राब करना चाहते हैं उन लोगों का हाथ है? अच्छा, आई कॉल माई सेल्फ अ सोशलिस्ट, सो वी बिलीव कि हर बंदा इधर माशरे में स्टेटस को नहीं होना चाहिए, हायरार्कीज़ नहीं होनी चाहिए, कि जब जब आप मस्जिद में कंग्रेशन में नमाज़ पढ़ते हैं तो सब बराबर होते हैं। तो खुदा ने वही मसावात का दीन दिया है ना, वही दीन है, वो कंप्लीट कॉन्डक्ट ऑफ लाइफ है। हाउ वी पेंट फेमिनिज्म एज अन इस्लामिक, इट बैफल्स मी। क्योंकि ये अभी थोड़ी देर पहले मेरी एक फ्रेंड ने कल वुमेंस डे पे एक वीडियो मुझे भेजी, और मैं उसको पूरी लॉन्ग वीडियो बना के एक्सप्लेन किया कि इट्स नॉट दैट। देखें, इस्लामिक फेमिनिस्ट भी एग्जिस्ट करते हैं ना, रिलीजियस फेमिनिस्ट भी एग्जिस्ट करते हैं, रिलीजन फेमिनिस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि रिलीजन ने 1400 ईयर्स पहले वो राइट्स हमें दे दिए जो कि विमेन इन द वेस्ट गॉट इन मिड 19th सेंचुरी, लाइक बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, द प्रॉपर्टी राइट्स एंड और भी बहुत से राइट्स, ठीक है। तो वो अभी भी डेवलप कर रहे हैं साथ साथ अपने लॉज, लेकिन हमें तो पहले दे दिए गए। इस्लाम इज़ इनहेरेंटली अ फेमिनिस्ट रिलीजन पेट्रियार्कल नहीं है। पेट्रियार्कल रिलीजन की इंटरप्रिटेशंस हैं, कि जो आपके रिलीजन को ऐसे इंटरप्रेट करके बताते हैं कि भाई ये तो बहुत पेट्रियार्कल है। मैंने अपने जो मेरे इंटरनेशनल फ्रेंड्स हैं वो भी अक्सर मेरे पास यही आर्ग्यूमेंट लेके आते हैं। तो इसमें सिर्फ इस्लाम नहीं आ जाता, इसमें क्रिश्चियंस भी काफ़ी स्कूल्स हैं जो कहते हैं कि फेमिनिज्म इज़ एंटी क्रिश्चियन, बट देन अगेन देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर क्रिटिसाइजिंग इट, क्रिटिसाइजिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन, और अपनी नई इंटरप्रिटेशंस लेकर आ रहे हैं। इसमें बहुत अच्छी एक स्कॉलर हैं मैडम आफिया एस ज़िया के नाम से, वो डेवलप कर रही हैं, इस्लामिक फेमिनिज्म पे काम कर रही हैं और इस पे काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप डेवलप कर रही हैं। एक और हैं आसमा बरलास, उनकी बुक है अनरीडिंग द पेट्रियार्कल इंटरप्रिटेशंस ऑफ इस्लाम। तो उसमें पूरे कुरानिक वर्सेस को निकाल के बता रही है कि रिलीजन पेट्रियार्कल नहीं है, उसकी इंटरप्रिटेशंस पेट्रियार्कल हैं। और कैसी हैं? आपने कभी देखा है कि हम रिलीजन को कैसे इंटरप्रेट करते हैं? कुरान से, और मेनली किससे? द हदीस और लाइफ ऑफ द कॉन्डक्ट ऑफ द प्रॉफिट। अब कॉन्डक्ट ऑफ द प्रॉफिट में आपको बहुत सी ऐसी एग्जाम्पल्स मिलेंगी वेयर ही वॉज अ फेमिनिस्ट। उनके पास खवातीन आती थी कि हमें खुला चाहिए, हमें अपने शौहर की शक्ल अच्छी नहीं लगती। फेमिनिज्म क्या है? कि औरत को चॉइस देना, ठीक है, कि औरत की चॉइस, उसकी एजेंसी को रिस्पेक्ट करना। तो अब इससे बड़ी एजेंसी की रिस्पेक्ट क्या होगी कि फिर रसूल खुदा ने उनको डिवोर्स दे दिया। उन्होंने कहा ठीक है, आपकी योर मैरिज इज रिजॉल्व। देयर वाज एन इंस्टेंस के रसूल पाक वाज ट्रैवलिंग विद वन ऑफ हिज कज़न, पीस बी अपॉन हिम, और वो आए तो एक बहुत ही खूबसूरत खातून पास से गुजरी। डेफिनेटली इट्स इंस्टिंक्टिव नेचर है, गॉड हैज़ क्रिएटेड अस इन अ वे दैट वी गेट अट्रैक्टेड। तो ही जस्ट टर्न्ड हिज फेस टू दैट वुमन, ही वाज लुकिंग एट, एंड इट डेफिनेटली रसूल खुदा ही कुड हैव लाइक स्कोल्डेड द वुमन। और हम अगर सोचें कि अगर इमेजिन करो कि अगर वैसे होते तो क्या होता। जैसे आजकल के हम कहते हैं ना इस्लामिक स्कॉलर्स, औरत घर से निकली क्यों और बेपर्दा क्यों निकली? इंस्टेड ऑफ सेइंग एनीथिंग टू द गर्ल, ही जस्ट टुक हिज कजन्स फेस एंड टर्न्ड इट साइडवाइज, कि जस्ट आप ना देखो उसको। अल्टीमेटली हिसाब हमने अपनी जान का देना है, किसी और का नहीं देना। हम एंड यू आर गोइंग टू लिव विद योरसेल्फ, सो हाउ डू वी सी आवरसेल्व्स, इट इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो इन चीज़ों में जब हम जाते हैं तो हमें समझते हैं कि इस्लाम एंड लाइफ और मतलब द कॉन्डक्ट ऑफ द प्रॉफिट वाज वेरी फेमिनिस्ट। वो ऐसे बंदे थे जो जिनकी बेटी आती थी तो वो उठ खड़े हो जाते थे अपनी नशिस्त से, उनको बिठाते थे अपनी जगह। देयर आर प्लेंटी ऑफ इंस्टेंसेस ना इस तरह की हमें मिलती हैं कि हाउ मच ही रिस्पेक्टेड वुमेन। तो जब हम कुरान की तरफ आते हैं तो कुरान एक ऐसा टेक्स्ट है कि ऑल्दो इट इज़ रेवलेशन ऑफ गॉड, लेकिन हम क्योंकि अरबिक स्पीकर्स हैं नहीं, हमें अरबिक समझ नहीं आती। वो एक बहुत पॉपुलर मूवी है ना खुदा के लिए, उसमें एक सीन होता है शान को वो क्या कहते हैं, अमेरिकन इंटेलिजेंस उसको 9/11 के इंसिडेंट के बाद अरेस्ट कर लेती है। उसके पास एक तावीज़ निकलता है, वो कहते हैं इस पे तुमने 9/11 लिखा हुआ है, तुम ही जासूसी हो, बताओ ये क्यों है। वो कहते हैं इसको पढ़ के सुनाओ। वो कहते हैं मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है। तो कहते क्या मतलब, तुम्हें कुरान पढ़ना आता है लेकिन तुम्हें उसका मतलब नहीं पता।
तो हम भी वैसे ही लोग हैं कि हम कुरान पढ़ लेते हैं लेकिन हमें उसके मतलब का कुछ पता नहीं है, क्योंकि हम अरबिक स्पीकर्स हैं नहीं। तो वो अरबिक, जिस अरबिक में कुरान लिखा गया है, आई वुड लाइक टू पुट इट हियर फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ एवरीवन एंड ऑल्सो, कि वो क्लासिकल अरबिक में लिखा गया है। और आज जो अरबिक यूज़ होती है, आप देखें दुनिया के बहुत से मुल्क हैं कि जो अरबी बोलते हैं, लेकिन हर अरबी दूसरी से मुख्तलिफ है। वो क्यों है? क्योंकि वो अरबिक जो अब आई है उसे हम मॉडर्न अरबिक कहते हैं। तो ये अरबिक डिसकंटिन्यूड है, लोग इस्तेमाल भी नहीं करते। हमें समझना है उस कुरान को। कैसे समझेंगे हम? कुरान समझने के लिए क्या लेते हैं? तफसीर। हाँ, तफसीर उठाते हैं। आप मुझे एक तफसीर बता दें जो खातून ने लिखी हो। जितनी हमारे पास इंटरप्रिटेशंस है रिलीजियस टेक्स्ट की, वो सारी मर्दों की लिखी हैं। और कुरान पाक का ये 19th सेंचुरी तक तो कुरान पाक का तर्जमा भी नहीं हुआ था हमारी ज़ुबान में। ये तो अभी आकर हुआ है, 100 साल हुए हैं अभी। इसलिए क्योंकि उससे पहले हमारे पास जो सिस्टम ऑफ लर्निंग था ना, जो पोस्ट प्री कॉलोनियल था, ये तो हमने कॉलोनियल इनहेरिट किया और इसको हम फॉलो करते हैं। प्री कॉलोनियल सिस्टम में आप लैंग्वेजेस सीखते थे। इवन यूएस के स्कूल्स में, काफ़ी स्कूल्स में भी लोग सीखते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस। हम नहीं सिखाते अपने बच्चों को, वो अलग बात है। तो उस टाइम पे बच्चों को जिन ज़ुबानों की तालीम दी जाती थी ना, इवन दो वी माइट कॉल देम डेड लैंग्वेजेस नाउ, उसमें से अरबिक भी एक थी। क्योंकि उस टाइम लोगों को अरबी आती थी, वो पढ़ लेते थे, समझ लेते थे। आप देखें ना, कितने मुफस्सिरीन हैं, कितनी सूफियाँ हैं जो हमारे पास उस दौर से निकले। आज के दौर में कौन है? कोई भी नहीं मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि हमने दीन को समझना ही छोड़ दिया। क्योंकि कुरान एक ऐसी लैंग्वेज में जिसको हम समझ नहीं सकते और ना हम समझने की कोशिश करते हैं। और अगर कोई खातून, किसी ने अगर इंटरप्रेट करने की कोशिश भी की है ना रिलीजियस टेक्स्ट को, स्क्रिप्चर को, आप उसका कंप्लीट इरेजर देखेंगे। आपको कभी कोई फीमेल स्कॉलर नहीं मिलेगी। मिलेगी भी तो आपको वो ढूंढने के बाद मिलेंगी। अभी जो फेमिनिस्ट स्कॉलर्स इस पे आर्ग्यू कर रहे हैं, वो कुरानिक इंटरप्रिटेशंस को, कुरानिक वर्सेस को री इंटरप्रेट कर रही हैं और वो अपनी स्पेस बना रही हैं। फिर भी बहुत लोगों को नहीं पता इन चीज़ों के बारे में। कुरान को क्या है, अल्लाह क्या कहता है कि एक्सप्लोर करो, समझो। इट्स नॉट टू सिट ऑन शेल्फ्स, इट इज़ मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, इसको पढ़ो। एंड 99% ऑफ योर रिलीजन इज कॉन्डक्ट, द थिंग वी पे द लीस्ट अटेंशन टू। 1% इज योर इबादत, बट वी पे मोस्ट अटेंशन टू। तो ज़रूरत मेरा ख्याल है ये है कि पहले कॉन्डक्ट को समझने की ज़रूरत है, फिर वी कैन कम टू द इबादत। क्योंकि अल्टीमेटली खुदा आपसे जब सवाल करेगा तो वो ये भी सवाल करेगा डेफिनेटली आफ्टर हु यू बिलीव इन, विच गॉड डू यू बिलीव इन, बट ऑल्सो आपसे सवाल आपके कॉन्डक्ट का होगा कि तुम करते क्या रहे हो। गुनाह और ये नेकी, ये क्या है? कॉन्डक्ट है ना आपका। तो उसी का आपको सवाल देना है, उसी का जवाब देना है आपने। तो हम तो वो तो भूल जाते हैं, हम बाकी चीज़ों पे फोकस करने लग जाते हैं। तो वो कहते हैं कि पहले अपने बातिन पे फोकस करो, फिर जाहिर पे आओ। हम जाहिर को पहले ले लेते हैं। लाइक आई अपीयर अ सर्टेन वे, पीपल वुड से आई एम नॉट रिलीजियस in their papers, I will not be religious enough for them। लेकिन क्या है, ये मिसकंसेप्शन है कि जो बिल्कुल वो कहते हैं ना कि since I am a Sufi, so Sufi saints argue कि ये इश्क की आखिरी इंतहा होती है जिसे हम पहले ले आते हैं कि तुम एक certain way में appear करो लोगों को। If I don't cover my hair, then people will never assume that I could be religious। So these are certain things। अच्छा, अगर हम बात करें स्पेसिफिकली इस रीजन की, कश्मीर की, आपको क्या लगता है? अब मुझे तो देखने में यही लगा है कि हम पाकिस्तान में जो हालात हैं औरतों के, उससे तो काफ़ी हद तक बेहतर है। मतलब उस तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। आप कॉलेजेस में देखेंगे तो औरतों की तादाद ज़्यादा होगी, लड़के कम होंगे। ठीक है, काम करने में अगर पूरे कश्मीर की बात करें तो हमारी औरतें जो बनाती हैं, क्या कहते हैं इसे, हैंडीक्राफ्ट्स जो होती हैं, हमारी औरतें बनाती हैं। बिल्कुल ठीक है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग डिबेट। अच्छा, आप ये कहते हैं ना कि ख़वातीन ज़्यादा स्कूलों कॉलेजों में, आपको पता है एजेके का इस वक्त हाईएस्ट लिटरेसी रेट है। हाँ, 75%, मोर देन ऑल ऑफ द पाकिस्तान रीजन। इस्लामाबाद से शायद कम है थोड़ा सा। तो लेकिन हमारी सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। ये बात आपको नहीं पता होगी। हमारी बेशक वो ख़वातीन हैंडीक्राफ्ट्स बनाती हैं, लेकिन आप ये देख लें कि उसकी मार्केट में क्या स्पेस है। आप कश्मीर में रहेंगे, कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट्स बेचोगे तो किधर सेल करेंगे? अच्छा, आप ग्लोबल लेवल पे देखो। एक और चीज़ है जी, कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट्स जो हैं, खासकर जो शालें हैं, वो लोगों को पता नहीं है, लेकिन वो जा कहीं और रही हैं। कंट्रोल करने वाले और लोग हैं। वो एक इंडस्ट्री होनी चाहिए थी जो हमारी औरतों को सपोर्ट करती, ठीक है, उससे जो पैसे बनते वो हमारी औरतों को जाते और हमारे बिजनेसेस बनते हैं आज़ाद कश्मीर के लोगों के, या पूरे कश्मीर के लोगों के, या औरतों के स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, क्योंकि काम ही उन्होंने किया है। लेकिन ये जा कहीं और रहे हैं। ओके,
तो उधर भी तो देखना पड़ेगा ना। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं बताऊँ अपने मुख्तसर से विज़िट में नेपाल में जब हम अक्सर जाते थे बाज़ार, तो मैंने वहाँ देखा कि वहाँ पे बहुत कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट्स थे। वहाँ पे ऑथेंटिक कश्मीरी फेरन मैंने देखे, शालें देखी और यकीन माने मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं घर से दूर हूँ, क्योंकि इट बॉर्डर्स विद इंडिया, सो डेफिनेटली वहाँ से कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट। और नेपाल की बहुत बड़ी टूरिज़्म इंडस्ट्री है और वहाँ पे मैंने जितने टूरिस्ट देखे, मुझे नहीं लगता मैंने कभी कश्मीर में देखे होंगे। तो वहाँ पे आप ये देखें कि वो अपने कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट्स को कौन सेल कर रहा है? इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, इंडियंस आर द वंस, इंडियन इकोनॉमी इज द वन दैट बेनिफिट्स फ्रॉम इट। कश्मीर में टूरिज्म से कौन बेनिफिट कर रहा है? इंडियन गवर्नमेंट। लेकिन अब इसमें जब आप देखें ना कि बेशक बिजनेसेस यहाँ पे भी होंगे, लेकिन उनसे बेनिफिट कौन कर रहा है? आपकी खुद की बात है कि देयर आर अदर एजेंट्स। तो बेशक खवातीन काम कर भी रही हैं, लेकिन उससे जो जनरेटेड रेवेन्यू है, क्या वो खवातीन के हाथ में है? नहीं है। तो जब तक वो फाइनेंशियल कंट्रोल उनको नहीं मिलता, वो एजेंसी उनको नहीं मिलती, तो हम एम्पावरमेंट की कैसे बात कर सकते हैं? इतने पढ़े लिखे लोग होते हैं जो आते हैं, कहते हैं कि हम अपनी औरतों को काम करने दे रहे हैं, काम करने दे रहे हैं। इस मसला इस जुमले में है कि आप एक बालिग आकिल इंसान को परमिशंस कैसे दे सकते हो? ठीक है, तो वो सिस्टम ही उसी चीज़ से मसला है। फिर जब हम इसकी बात करें ना कि कैसे ये ख़वातीन की, तो मैं आपको बताऊं, स्टार्किंगली अभी रिसेंटली आई पब्लिश्ड अ रिसर्च रिपोर्ट। तो उसके मुताबिक आप देखें कि एजीके में, मतलब पूरे एजीके का मैंने जो डेटा था कंपाइल किया सारे लॉयर्स का, उसमें कितनी ख़वातीन है वो मैंने किया, जेंडर सेग्रीगेटेड डेटा अलग किया। फिर मुझे ये पता लगा कि आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में इस वक्त इनरोलमेंट्स हो रही हैं ख़वातीन की, लेकिन जैसे ही वो हाई कोर्ट में नंबर जाता है ना, वो जाता है 5.07 समथिंग और 5% रफली। 5% ख़वातीन आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट की वकील बनती हैं और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट सिर्फ 4%। आप हिसाब लगाएं कि इस माशरे में आप फिर कैसे सोच सकते हैं कि ख़वातीन आगे हैं? कैसे आगे हैं जब एक सिस्टम आपने ऐसे क्रिएट कर दिया है कि जिसमें मेल आर द वंस हु आर ऑन द हायर पेडेस्टल। तो इस पॉइंट में बेशक विमेन आर डूइंग बिजनेसेस, अ लॉट ऑफ देम आर, लेकिन उनका वो बिजनेस का रेवेन्यू, फाइनेंशियल कंट्रोल जब तक उनके हाथ में नहीं है तब फ़ायदा नहीं है। एंड अ लॉट ऑफ केसेस मैंने ये भी ख़वातीन देखी हैं जो कि बहुत अच्छी जॉब्स कर रही होती हैं, लेकिन वो उनके पास उनके मतलब अपनी सैलरी खुद ही खर्च करने की आज़ादी नहीं होती, क्योंकि अच्छा मैंने अपने हस्बैंड को इतना सपोर्ट कर दिया, अच्छा मैंने ये कर दिया, मतलब कि बच्चों की फ़ीस दे दी, ये दे दी। इट्स नॉट हर रिस्पॉन्सिबिलिटी। खुदा ने दीन में ये जिम्मेदारी औरत पर नहीं डाली, ये हमारे माशरा और हमारी औरतें खुद अपने ऊपर डालती हैं। हमारा दीन तो ये कहता है कि अपनी बीवी को सब्सटेनेंस दो, खर्चा दो, नफ़का दो। नफ़के का मतलब ये नहीं है कि मनी, नफ़का ऑल्सो मीन्स एनीथिंग दैट, सस्टेनेंस इज़ एवरीथिंग दैट यू नीड टू सस्टेन लाइफ। उसमें हर चीज़ आ जाती है एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए। तो वो नफ़के का मतलब ये भी आता है कि पकी हुई रोटी अपनी बेगम को दो। इस्लाम ने मर्द को ये कहा है कि तुम पकी हुई रोटी ला के औरत को दो, ये ना कि उसको कहो कि भाई तुम लॉन्ड्री करो, तुम बच्चे संभालो, तुम खाना पकाओ, एंड इन द एंड ऑफ द डे उसको तो वो अप्रिसिएशन भी नहीं मिलती। खैर, ऑल ऑफ दैट इज़ अ सेपरेट डिबेट। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बिजनेसेस यहाँ पे हो रहे हैं, external agents are benefiting from it. In the same manner, हम जब प्रोफेशन को देखते हैं, आई विल बी कीपिंग इट स्पेसिफिक टू द लीगल प्रोफेशन। बेशक यहाँ पे ख़वातीन बहुत हैं जो काम कर रही होती हैं, जैसे बहुत से अच्छे चेंबर्स में अच्छे वकीलों के साथ, या इवन अच्छी पोजीशंस पे काम कर रही होती हैं। उनको कभी क्रेडिट नहीं मिलता उनकी इंटेलेक्चुअल जो उनका लेबर होता है उसका। और ये बहुत ही बड़ा अलमिया है हमारा कि यहाँ पे आपसे इंटेलेक्चुअल लेबर एक्सट्रैक्ट होता है, आप एक्सप्लॉइट होते हो, यू डोंट गेट एनी कॉम्पनसेशन फॉर इट। कॉम्पनसेशन डजंट मीन दैट इट नीड्स टू बी मॉनिटरी। वैलिडेशन इज ऑल्सो नेसेसरी ना, कि आप किसी के काम को वैल्यू कर रहे हो कि यार तुमने काम किया है। कैपिटलिज्म इसी को कहते हैं। ऑब्वियसली कैपिटलिज्म क्या चाहता है? कैपिटलिज्म चाहता है चीप लेबर। व्हेन विमेन वर्क, व्हाट इज इट? चीप लेबर और मोर मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन। Capitalism is always against, some people who are in support of LGBTQI argue कि सेम सेक्स मैरिज के अगेंस्ट कैपिटलिज्म इसीलिए क्योंकि रेप्रोडक्शन तो की टूल है ना कैपिटलिज्म का। जब रेप्रोडक्शन नहीं होगी तो उनके पास लेबर फोर्स कम होगी, तो वो कहते हैं नहीं, ये नहीं होना चाहिए। सो इसी तरह की कैपिटलिस्ट आइडियाज़ आप देखते हो ना कि जब कैसे ये बेनिफिट कर रहा है, डेफिनेटली यू विल नेवर सी कि एक मर्द रिस्पॉन्सिबल है। मैं कभी भी ये नहीं कहूँगी कि ओनली मेन आर रिस्पॉन्सिबल। दिस बेसिकली द सिस्टम इन इट सेल्फ, दिस सिस्टम ऑफ कैपिटलिज्म
एंड हाउ इट फीड्स इनटू पेट्रियार्की, क्योंकि ये तो साइड बाय साइड चलती हैं, ठीक है, वन स्टेम्स फ्रॉम द अदर, ठीक है। एक पॉइंट आता था कि भाई हम जब बात करते हैं इनकी चीज़ों की कि कैसे चीज़ें बढ़ती हैं, लोगों को कैसे, कंज्यूमरिज्म क्या है, कंज्यूमरिज्म क्या है, आप देखें रमज़ान चल रहा है, आप देखें बड़े बड़े स्टोर्स रमज़ान ऑफर लगा के बैठे, क्या है ये, कैपिटलिज्म नहीं है? दिस इज पीक कैपिटलिज्म। लेकिन क्या है कि एक रिलीजियस हमें उसमें लिबादे में ओढ़ के हमें दे दिया जाता है तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। वही मीठी खजूर जो आप नॉर्मल डेज में हाफ प्राइस में लोगे, ड्यूरिंग रमज़ान उसकी प्राइसेस हाइक हो जाती हैं, डबल से भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो ये तो फिर जाहिर सी बात एक सवालिया निशान है कि हम लोग किधर जा रहे हैं। और टू बी ऑनेस्ट पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है ना जिसमें वेल्थ इज़ कॉन्सेंट्रेटेड, एंड इस्लामिक सिस्टम तो इसके बिल्कुल अगेंस्ट है, ठीक है। ये जो होती है ना कम्युलेशन ऑफ वेल्थ, सबसे नापसंद किए जाने वाली चीज़ों में से एक है अंडर इस्लाम के। और खुदा ताला ने तो बता दी ना कि क्या क्या चीज़ें हराम है, 5 फॉरबिडन थिंग्स अंडर कुरान। तो उसमें आप देखो कि गिबत एक है जितनी फॉरबिडन है, उसमें अल्कोहल का भी कहीं जिक्र है नहीं है एक्सप्लिसिटली फॉरबिडन में। लेकिन आप क्या कह रहे हो कि अल्कोहलिज्म बुरा है लेकिन गिबत चलती है, गॉसिपिंग तो सब करते हैं। तो these are some things that we need to question as a sane individual जो कि एक intellectual curiosity रखते हैं, जो कि चीज़ों को critically देख सकते हैं या देखना चाहते हैं। तो ये एक practice है जो मैं खुद भी adopt करती हूँ और मैं लोगों को भी कहती हूँ adopt करो कि always read literature that challenges you. I am a Muslim feminist. मैं हमेशा उठा के इस्लामिक लिटरेचर उठाऊंगी या मुल्लाज का लिटरेचर उठाऊंगी जो कहेंगे इट्स अन इस्लामिक। और ऐसा होता है कि आप अगर एक मतलब कि अगर इस्लाम की क्रिटिसिज्म पे आप बुक्स उठा के पढ़ो, क्वेश्चन करो चीज़ों को। सिमिलरली आप फेमिनिज्म के जो एंटी स्टैंस जिसे हम कहते हैं, प्रो एंड फॉर दोनों देखो। दोनों देख के अगर आपको लग रहा है कि यार यू आर ऑन द राइट पाथ, देन यू आर ऑन द राइट पाथ। बिकॉज खुदा ताला ने ना बहुत सी क्रिएशंस क्रिएट की, ऑल क्रिएचर्स एंड द किंगडम एनिमेलिया, एंड हम कहते हैं कि एक देयर इज अ सुपर नेचुरल बीइंग कॉल्ड डीमंस, जिन्स, वो भी एग्जिस्ट की, वो हमसे पहले एग्जिस्ट कर रहे थे। उनमें क्या नहीं था, उन नॉलेज तो उनके पास भी था, उनके पास फ्री विल नहीं था, ठीक है। आपके पास जब आप एक मतलब चीज़ों को आप एनालाइज कर सकते हो, खुदा ने आपको एक पावर दिया, नॉलेज दिया। एडम वॉज वेस्टेड विद द नॉलेज ना, खुदा ताला ने उनको नाम बता दिए उन चीज़ों के जो फरिश्तों को नहीं पता थे। तो अल्लाह ने फरिश्तों से भी इंसान को वो मुख्तलिफ कर दिया, डिस्टिंग्विश कर दिया उसको नॉलेज दे के, फिर फ्री विल दे के। फरिश्तों के पास तो फ्री विल नहीं है ना, दे कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन देयर ओन, दे विल डू एवरीथिंग जो खुदा उनको कहता है। लेकिन हमारे पास खुदा ने फ्री विल भी दी है, हम चीज़ों को अच्छा बुरा जान भी रहे हैं, हमारे पास नॉलेज भी है। नाउ यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड वेयर आई एम गोइंग विद दिस, कि एक फ्री विल भी आ गई, हमारे पास नॉलेज भी आ गई। अब आप नॉलेज के होते हुए अगर फ्री विल को एक्सरसाइज करते हो, देन आई थिंक इट्स गुड इनफ।